नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय नाम किसने दिया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर वूलर, डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। तो ये हैं डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 41 अक्षर हैं। और इसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। और यही लिपि जो है कालांतर में बाद में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई है। किस नाम से? कुटिल लिपि नाम से। कुटिल लिपि नाम से 1588 से 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। सिद्ध मातृका लिपि में है। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सन 1888 या 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख किस लिपि में है? तो वो किस लिपि में है? सिद्ध मातृका लिपि में है। और सिद्ध मातृका लिपि पहले किस नाम से विख्यात थी? तो कुटिल लिपि नाम से। बाद में वही जो है सिद्ध मातृका लिपि में हो गई। अगला प्रश्न है, पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो ये है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पहला ऑप्शन सही है। ये भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, भारतीय आर्य भाषा का विकास 3 भागों में हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये पाली भाषा जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। ये है मध्यकालीन आर्य भाषा जो है 3 भागों में है। मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। तो कौन कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पाली भाषा किस भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 1, 3, 4, 8। तो कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो साधारण, संयोजक और अनुबंध। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। किस कवि के द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। और किसमें लिखा गया है? तो परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा गया है। परिमल इनका काव्य संग्रह है, तो परिमल की भूमिका में लिखा गया है। किसमें? परिमल की भूमिका में लिखा गया है। और परिमल का सन है 1930 ईस्वी। और परिमल में अन्य कविताएं संकलित हैं। अन्य कविता परिमल में संकलित है वो है अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। इनकी कविताएं जो हैं परिमल काव्य संग्रह में संकलित हैं। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जैसे आपको एक कविताएं दे देगा और पूछ लेगा कि किस काव्य संग्रह में तो संकलित है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। और निराला जी का जन्म हुआ था तो 1899 ईस्वी में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो ये है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये है हरिऔध जी की रचना है। इनका पूरा नाम है अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। और ये कितने सर्ग इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कितना सर्ग है? 17 सर्ग। और सन इसका 1914 ईस्वी। इस रचना पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप। क्या है पूर्व नाम? ब्रजांगना विलाप इसका पूर्व नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरिऔध जी की किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, या प्रिय प्रवास कितने सर्ग हैं, या सन भी पूछा जा सकता है, पूर्व नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका पूर्व नाम है ब्रजांगना विलास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय या नरेश मेहता। तो तार सप्तक का कौन सा कवि है? तो ये है अज्ञेय जी। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या नरेश मेहता, तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ये तीनों दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का सन है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक का समय है 1951 ईस्वी। और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। आपको दूसरे सप्तक का सन पूछ लेगा, तीसरे सप्तक का, चौथे सप्तक का, किसी का भी सन पूछ सकता है। और अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता ह्रासोन्मुख, मध्यवर्गीय,
समाज के जीवन का चित्र है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन तो असत्य है, नई कविता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये है, इसमें नए भाव बोध की अभिव्यक्ति हुई है, ये तो सही है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, ये भी सही है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत है, यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये ऑप्शन आपका चौथा गलत है। तो यही कथन आप उत्तर होगा और यही जो है असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा, मर्श, पर। तो इसमें हुआ है परा उपसर्ग, परा शब्द का। परा संस्कृत उपसर्ग है। परा कैसा उपसर्ग है? तो ये संस्कृत उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है। और इससे अन्य उपसर्ग कौन कौन से बने हैं? तो ये परामर्श, पराक्रम, परागमन, पराशक्ति, पराजय, पराभाव। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो ये किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से अनुवाद किया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। और इनका जन्म वर्ष है 1916 ईस्वी, भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भदोही उत्तर प्रदेश। भदोही कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ये जो है गुप्त जी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और इन्हें विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? तो विंध्य गौरव से गुप्त जी को सम्मानित किया गया था। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि विंध्य गौरव के नाम से गुप्त किसे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1840 ईस्वी। तो ये है 1883 ईस्वी। ये शिव सिंह सेंगर की रचना है, शिव सिंह सेंगर की रचना है। और इसमें जो है 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। कितने कवियों का? तो 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, लगभग 838 या लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकृत के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो ये हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। यह रचना इनकी हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई? वाराणसी से प्रकाशित हुई। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस संस्थान से प्रकाशित हुई थी? हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई। इनकी अंतिम रचना है सूरसागर की टीका। अंतिम रचना सूरसागर की टीका। कितने खंड? ये 4 खंडों में है।
4 खंडों में है और ये इनकी अंतिम रचना है, अंतिम रचना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किशोरीलाल गुप्त की अंतिम रचना, तो अंतिम रचना सूरसागर की टीका है और कितने खंडों में है, तो ये 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा? तो ये किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल नाम दिया है, वीर गाथा काल। और राम कुमार वर्मा आदिकाल को चारण काल नाम दिए हैं। कौन सा नाम दिए हैं आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो चारण काल नाम। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है काव्य, कहानी, नाटक या नाट्य काव्य? तो ये विधा है कहानी और ये किसकी रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध। और इनका अन्य कहानी है तो ये है काठ का सपना, विपात्र। अगला प्रश्न है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा? तो ये हैं गिरिराज किशोर। और इनका अन्य उपन्यास है लोग, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित। कौन कौन सी है? लोग, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये उपन्यास है कंकाल और ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। जयशंकर प्रसाद। और इसमें प्रेम, विवाह और सेक्स, यह रचना जो है कंकाल जो है प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है। और इसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात, कुलशील संतानों की कथा कही गई है। संतानों की कथा कही गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास में समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है? तो ये कंकाल में कही गई है। और प्रेम और विवाह से संबंधित, प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित, तो वो भी कंकाल में ही है। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन? तो ये हैं लोचन प्रसाद पांडे। यह यात्रा वृतांत जो है सितंबर 1915 में, कब? सितंबर 1915 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। किसमें? इंदु पत्रिका में। और भगवान दास का यात्रा वृतांत है लंदन का यात्री। कौन सा है? लंदन का यात्री। यशपाल जैन का यात्रा वृतांत है यूरोप यात्रा के संस्मरण, यूरोप यात्रा के संस्मरण। ये है यशपाल जैन का और यूरोप यात्रा के संस्मरण है यशपाल जैन का। लंदन का यात्री भगवान दास वर्मा का। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, निर्वेद?
तो ये है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव, किस रस का? करुण रस का। हास जो है हास्य रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद जो है शांत रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश या जगत धन ईश या जगत धन ईश या जगत धन ईश। तो ये है जगत धन ईश। और ये किस प्रकार की संधि है? तो ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है समास का अर्थ? संक्षेप। और जिस समास में पहला पद प्रधान हो और सामासिक पद अव्यय हो, सामासिक पद क्या हो? अव्यय हो, उसे जो है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, अनुकृति, आमरण, यथोचित, अनुसार आदि। ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।